Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Miracles College, Udaipur. This video is for BSc first year physics students and the topic is taken from paper 3rd Electricity and Magnetism. The topic of the unit is electric field in matter. This is lecture number 10. कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, बल का कूलम्ब नियम, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैटर के लिए, पदार्थ के लिए क्या स्थिति होगी? पहले हम वैक्यूम के लिए हमने लिया था, निर्वात के लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो कोई भी वैक्यूम है, निर्वात है, उसमें दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, जो कि फाइनाइट डिस्टेंस r पर है, परिमित दूरी r पर है। दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो Q1 और Q2 के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों फैक्टर को कंबाइंड कर दें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम के लिए हम ले रहे हैं, निर्वात के लिए फ्री स्पेस, जहाँ एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, किसी माध्यम में अगर उन आवेश को रखते हैं, हैविंग परमिटिविटी एप्सिलॉन, जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, देन द कूलम्ब्स लॉ कैन बी रिटन एज Fm इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशन से लें, F अपॉन Fm करें तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन r और k, यानी एप्सिलॉन इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट के या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। वेयर एप्सिलॉन आर और के इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यानी आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है, या कहलाती है पराविद्युतांक उस माध्यम का, उस मीडियम का। और इस एप्सिलॉन आर या के का मान सदैव 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होता है। एटॉमिक एंड मोलिकुलर डाइपोल्स, परमाणविक तथा आणविक द्विध्रुव। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, all the positive charges of the atom are concentrated at the center of the atom known as nucleus। यानी बोहर मॉडल के अनुसार क्या है, परमाणु का जो बोहर मॉडल है, सारा धनात्मक आवेश उसके केंद्र पर संकेंद्रित होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। एंड ऑल द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, that is electrons, revolve around the nucleus in their particular orbits। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो अलग अलग कक्षाएं होती है, ऑर्बिट्स होते हैं, उसके अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन को हमने बताया, ये अलग अलग पोजीशन पर चक्कर लगा रहा है, कभी 1 पे आएगा, 2 पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये लगातार चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स, वो इसके चारों ओर समान रूप से वितरित है, जो कि एक बादल के रूप में है, क्लाउड के रूप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम मान लो पॉजिटिव चार्ज जितना भी है उसको किसी एक जगह पर लाना चाहें, सिमेट्रिकली, सममित रूप से हम दिखाना चाहें, इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी एक जगह हम दिखाना चाहें, तो किस प्रकार दिखा सकते हैं? तो वो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनका जो गुरुत्व केंद्र होगा, जहां सारा आवेश केंद्रित माना जा सकता है। तो नेगेटिव चार्ज जितना भी है वो इस सेंटर के चारों ओर समान रूप से वितरित है। इसी तरह यहाँ जो सेंटर है उसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज भी समान रूप से वितरित है। तो उन दोनों चार्जेस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, गुरुत्व केंद्र, वो इस एटम का सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों की जो सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र, दोनों कोइंसाइड होते हैं, संपाती होते हैं, यानी दोनों के बीच कोई फाइनाइट डिस्टेंस नहीं होती, परिमित दूरी नहीं होती, दोनों के बीच डिस्टेंस शून्य होती है। तो डिस्टेंस शून्य होने के कारण
वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण नहीं करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते हैं, और इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो शून्य होता है। तो इसका मतलब जो एटम होता है जिसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं, जिसके कारण वह अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है। तो एटम जो होता है वो नॉन पोलर एटम होता है, अध्रुवीय परमाणु होता है। It can be considered that all negative charge is uniformly distributed around the nucleus in the form of cloud. We can replace all the positive charges of the atom by an equivalent positive charge and all the negative charges by an equivalent negative charge located at the centers of gravity of positive and negative charges separately. अभी मैंने just समझाया था। In an atom, the centers of gravity of positive and negative charges coincide with each other, एक दूसरे के संपाती होते हैं, and hence the atom is called non-polar atom. इसलिए परमाणु जो होता है अध्रुवीय परमाणु होता है। If the centers of gravity of positive and negative charges do not coincide, यानी जो धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है उसके गुरुत्व केंद्र अगर संपाती नहीं होते हैं, then the molecule is known as polar molecule. तो ये मोलिक्यूल में होगा, अणु में होगा, तो ऐसा अणु जो है वो ध्रुवीय अणु कहलाता है। और ड्यू टू फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी ऐसा जो अणु है जिसे ध्रुवीय अणु कह रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल कह रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव या धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के मध्य के गुरुत्व केंद्रों के मध्य परिमित दूरी होती है, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, और दे पजेस ए फाइनाइट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तथा वो परिमित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाते हैं। जैसे HCl, H2O एसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ये ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण हैं, क्योंकि इस पूरे अणु के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर हम पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लें, गुरुत्व केंद्र लें, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लें, गुरुत्व केंद्र लें, तो दोनों के बीच एक डिस्टेंस होती है, फाइनाइट डिस्टेंस, इसलिए वो एक डायपोल की तरह व्यवहार करते हैं। सिमिलरली इफ द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर, यानी अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस अणु के अंदर जो धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है उनके गुरुत्व केंद्र अगर संपाती होते हैं, देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वो जो अणु है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, अध्रुवीय अणु कहलाता है। द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज जीरो। ऐसे जो अणु होते हैं उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। N2, H2, CO2 जो भी सिमेट्रिकल होते हैं, सममित होते हैं, एसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे अणुओं के उदाहरण हैं। जैसे हम पोलर मॉलिक्यूल देखें तो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नेगेटिव चार्ज का है, उनके बीच एक सेपरेशन होगा, और नॉन पोलर में दोनों संपाती होंगे, एक ही जगह पर स्थित होंगे। पोलराइजेशन, ध्रुवण। The stretching of dielectric atoms due to the displacement of positive and negative charges in the atom under the action of applied electric field is called polarization and the atom is said to be polarized. अब पोलर जो होता है, नॉन पोलर एटम होता है, उसके जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज दोनों के सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी जो होते हैं, गुरुत्व केंद्र, वो कोइंसाइड करते हैं। अब उस एटम को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, डिस्प्लेस होगा, विस्थापित होगा। तो दोनों के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी, परिमित दूरी हो जाएगी, यानी नॉन पोलर जो एटम होगा वो पोलर एटम के रूप में बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच फाइनाइट डिस्टेंस आ जाती है, तो ये पोलराइजेशन कहलाता है। और जो एटम पोलराइज्ड कहलाता है, ध्रुवित कहलाता है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच डिस्टेंस आ जाती है, कुछ पहले कोइंसाइड कर रहे थे, अब कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, तो वो पोलराइज हो जाता है। तो स्ट्रेचिंग, खिंचाव किसका, डाइलेक्ट्रिक एटम्स में जो परावैद्युत परमाणु होते हैं
उसमें खिंचाव होना, किसके कारण? उसके जो ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश होते हैं उसमें विस्थापन के कारण उसमें जो खिंचाव होता है, और वो किसके कारण होता है? प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के कारण। तो अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं, पराविद्युत परत, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये दो प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो दोनों इन प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब किससे बनी हुई होती है? एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। तो मान लो ये एटम्स से बनी हुई है, परमाणु से बनी हुई है, तो इसके परमाणुओं के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। When a dielectric slab of non-polar atoms is introduced in uniform electric field of strength E, each atom of dielectric get polarized, यानी उस परावैद्युत का प्रत्येक परमाणु ध्रुवित हो जाएगा। उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ध्रुवित होने का मतलब क्या हुआ? That is centers of gravity of positive and negative charges of atom get displaced from each other, यानी जो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश है उनके जो गुरुत्व केंद्र है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, यानी उनके अंदर विस्थापन आ जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसके परिणाम स्वरूप नेगेटिव चार्जेस -qi एंड पॉजिटिव चार्जेस +qi appear ऑन लेफ्ट एंड राइट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक रेस्पेक्टिवली, यानी इसकी लेफ्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इसका जो राइट फेस है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रकट हो जाएगा। Whereas जबकि द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स जीरो, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर की ओर जो नेट आवेश होगा, कुल आवेश होगा, यानी जितना भी पॉजिटिव है जितना भी नेगेटिव है वो समान होगा और कुल मिला के जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। अब आई जो लगाया है वो इंड्यूस्ड चार्जेस है, क्योंकि ये आवेश प्रेरित हुए हैं, पहले नहीं थे। अगर इस डाइलेक्ट्रिक को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते तो इसके सरफेस पर डाइलेक्ट्रिक के जो दोनों फेसेज है उस पर कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण जो चार्ज यहाँ अपेयर हो गया है, इसलिए इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस या पोलराइजेशन चार्जेस, प्रेरित आवेश या ध्रुवण आवेश। द चार्जेस -qi and +qi on the two faces of the dielectric slab are known as induced or polarization charges. Due to these induced charges an electric dipole is induced on the dielectric slab, यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच फाइनाइट सेपरेशन है, परिमित दूरी है, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ जो चार्जेस यहाँ क्रिएट हो रहे हैं उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका निर्माण हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। That is P is proportional to E और P is equal to alpha E, where alpha is known as atomic polarizability। इसे अल्फा को क्या कहते हैं? परमाणविक ध्रुवणता। तो इस प्रकार डाइलेक्ट्रिक किस प्रकार पोलराइज होता है, इसके अंदर डायपोल क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल ये पजेस करता है, दर्शाता है। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा, यानी कोई भी एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो उसकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, परमाणुक ध्रुवणता क्या होगी, उसकी गणना किस प्रकार कर सकते हैं। कंसीडर ए नॉन पोलर एटम, एक अध्रुवीय परमाणु पर विचार करें, इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा जिसकी त्रिज्या a है उसमें चक्कर लगा रहा है। When this atom is placed in an electric field of strength E,
जब इस परमाणु को ई सामर्थ्य के विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द एटम आर डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस बी। तो दोनों की जो सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, पहले वो कोइंसाइड कर रहे थे, संपाती थे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो इक्विलिब्रियम जब आएगा, उसमें साम्यावस्था आएगी, तब तक दोनों की सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच डिस्टेंस b हो जाएगी। ड्यू टू डिस्प्लेसिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एटम। तो उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि एक उसमें पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो उन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस होगा, संतुलित होगा, तब तक उसमें स्ट्रेचिंग होती रहेगी। और उसकी जो डायरेक्शन होगी इन डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। इन इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे, जो बाहर से अपन अप्लाई कर रहे हैं और उस एटम के अंदर उत्पन्न हुआ। तो both the fields will be equal in magnitude but opposite in direction. Therefore we may write E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon B square. मान लेते हैं उसमें जो चार्ज है, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ एटम के अंदर, उसका चार्ज Q है और डिस्टेंस दोनों के बीच B है। तो 1/4 pi epsilon naught Q upon B square, where Q is the total charge in the sphere of radius B. त्रिज्या b का जो गोला है उसमें कुल आवेश है। तो चार्ज बराबर कितना होगा, वो जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व कितना है, यानी जो पहले वास्तविक चार्ज था E और वो कितने किस a त्रिज्या के गोले में था, तो उसका वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई a क्यूब। तो E/4/3 पाई a क्यूब कर दें तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, आयतन आवेश घनत्व। उसको b त्रिज्या के गोले के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो q चार्ज हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो EB/a³। दोनों इक्वेशन से ले तो E = हो जाएगा EB/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a³। तो B = हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a³ E/e। दस इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा P = EB। दोनों जगह चार्ज कितना है, सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी में एक जगह नेगेटिव चार्ज है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, और किसके बराबर है, E के बराबर है चार्ज। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है B। तो E × B फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट का, B का मान रख दो। बाय डेफिनेशन P = ε E होता है, अल्फा E होता है। तो अल्फा = हो जाएगा यहाँ से P/E। तो इसमें E से डिवाइड कर दो तो अल्फा का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a³। 3 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो तो 4/3 पाई a³ को हम उसका वॉल्यूम लिख लेंगे। तो अल्फा का मान इस रूप में भी लिख सकते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये अल्फा हम ये से ज्ञात कर सकते हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी, ध्रुवण घनत्व, कैपिटल P। डायपोल मोमेंट को हमने स्मॉल p से लिया था, इसको कैपिटल P से लिया है। It is defined as the induced dipole moment developed per unit volume in a dielectric slab placed inside the electric field। यानी किसी पराविद्युत परत को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर उसके प्रति इकाई आयतन उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को हम ध्रुवण घनत्व द्वारा परिभाषित करते हैं। If n, कैपिटल N, is the number of molecules per unit volume, यानी इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n है, तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस q एंड -q। जो चार्जेस इसमें क्रिएट हुए एक फेस पर +q और दूसरे फेस पे -q। देन पोलराइजेशन डेंसिटी P इज गिवन बाय क्या हो जाएगा n × q, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज इंटू डिस्टेंस वो डायपोल मोमेंट होगा और नीचे वॉल्यूम आ रहा है, तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी कैपिटल P। और Q और D हो जाएगा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, जिसको स्मॉल p से कहेंगे। तो P = n स्मॉल p, वेयर P इज द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। परमानेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है और इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या होता है। व्हेन ए नॉन पोलर एटम, अध्रुवीय अणु, परमाणु या अणु, मॉलिक्यूल
इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं, देन ड्यू टू पोलराइजेशन, ध्रुवण के कारण, इट वर्क्स एज ए पोलर एटम, तो ध्रुवीय परमाणु या अणु की तरह कार्य करता है, क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या हो जाता है, डिस्टेंस आ जाती है, एंड द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, अब संपाती नहीं होते हैं, उसके धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के जो गुरुत्व केंद्र हैं अब संपाती नहीं होते हैं, पहले संपाती होते हैं क्योंकि नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसके बीच डिस्टेंस आ जाती है। द डायपोल मूवमेंट सो प्रोड्यूस्ड, अब वो डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पजेस करेंगे, दर्शाएंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इस प्रकार जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दिस इज परमानेंट ओनली व्हेन ई इज परमानेंट, जब तक ई स्थायी रहेगा वह भी स्थायी रहेगा। द डायपोल मूवमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इज स्टेबल, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो ध्रुवीय अणु होता है, जिसमें पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी होते हैं, गुरुत्व केंद्र, वो कोइंसाइड नहीं होते हैं, उनके बीच फाइनाइट सेपरेशन होता है, और वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट उनका जो होता है वो परमानेंट होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, जो परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, उसका सामर्थ्य हमेशा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना में ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P, विद्युत ध्रुवण सदिश P, कैपिटल P, देखो पोलराइजेशन डेंसिटी को भी P से लिखा था, इसको भी P से, अब दोनों में क्या समानता है इसको भी समझेंगे। द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रेरित पृष्ठ आवेश। P इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन ए, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसके सरफेस पर एक तरफ माइनस क्यू डैश चार्ज आ रहा है, एक तरफ प्लस क्यू डैश आ रहा है, तो उसके इकाई क्षेत्रफल में कितना चार्ज होगा, तो क्यू डैश अपॉन ए, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि ये पोलराइज्ड जो चार्ज है, जो इंड्यूस्ड चार्ज है, उसके कारण है, इसलिए सिग्मा पोल लिखा। तो P इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन है, जिसको हम सिग्मा से लिख सकते हैं। फिर सिग्मा पोल इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, जो ध्रुवित पराविद्युत है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है। द इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश अपीयर ओनली व्हेन द डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड, जब वो ध्रुवित होगा पराविद्युत तभी ये प्रेरित आवेश क्यू डैश उस पर प्रकट होगा, अन्यथा ये प्रकट नहीं होगा। इफ D इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर पराविद्युत परत की थिकनेस D है, देन बाई मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1 बाई D वी गेट, यानी D से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो A इंटू डी, A एरिया है और D डिस्टेंस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और Q डैश इंटू डी ये हो जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, चार्ज और चार्ज के बीच डिस्टेंस, तो इतना प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसका, और ये उस नीचे वॉल्यूम हो जाएगा। सिंस द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है यह वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, जिसका मतलब P, कैपिटल P, हेंस द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P विल आल्सो बी ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, हैविंग मैग्नीट्यूड P, जिसका मैग्नीट्यूड P होगा, तो P वेक्टर इज इक्वल टू क्यू डैश D वेक्टर अपॉन V, तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर हो जाएगा। ये है इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो सेम पोलराइजेशन डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको अगर मैग्नीट्यूड के रूप में लें। अब हम यहाँ एक देखें डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, जो P है उसकी डायरेक्शन इसके सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, उससे थीटा एंगल पर है। नाउ लेट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल ऑफ O डैश, जो सरफेस है O डैश उससे के नॉर्मल से थीटा एंगल पर है इसकी डायरेक्शन, दस द कंपोनेंट ऑफ P नॉर्मल टू द सरफेस, अब P का कंपोनेंट लें कहाँ, नॉर्मल की ओर, अभिलंब की ओर, वो होगा P कोस थीटा, तो इज इक्वल टू P कोस थीटा होगा, सो वी कैन राइट सिग्मा पोल जो होगा वो P कोस थीटा हो जाएगा, यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम हमेशा लेते हैं उसमें जो चार्जेस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या पोलराइजेशन वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल की ओर होती है, और नॉर्मल की ओर नहीं होती तो हमें उसका कंपोनेंट लेना पड़ता है, तो
तो सिग्मा पोल हो जाएगा p cos थीटा, और p cos थीटा को लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट n कैप। n कैप यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में, अभिलंब की दिशा में यूनिट वेक्टर है इकाई सदिश है। थैंक यू।